नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बागपत जनपद में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ऐसे में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की बेहद ही आवश्यकता है, लेकिन टेहरी बांध परियोजना पर 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की वजह से बागपत में भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से नहरों से होने वाली लगभग 66,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसलें सूखती नजर आ रही हैं। सिंचाई कार्य मेरठ प्रथम मंडल के अधीक्षण अभियंता ने सिंचाई आदि कार्यों के लिए किसान और जनप्रतिनिधियों से पानी बेहद कम खर्च करने की अपील करते हुए सहयोग मांगा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में विपक्ष से लड़ाई हारने के बाद बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों की पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में गिनती होती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस सियासी जंग को खत्म कराने के बजाय दिल्ली और लखनऊ दोनों ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की पश्चिम में मजबूत पकड़ है। दोनों के बीच छिड़ी जुबानी जंग का असर बीजेपी पर भी पड़ रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। यह अफसोस की बात है। एसटी हसन ने कहा, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को इस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। मुस्लिम की नुमाइंदगी मोदी मंत्रिमंडल में होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयानों से हमें बेइंतहा तकलीफ पहुंची है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मेरठ में बिजली विभाग के 4 भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन हुआ है। इन अफसरों ने खराब क्वालिटी की एलटी केबल के ओके की रिपोर्ट लगा दी और आपूर्ति कर ली थी। केबल क्षतिग्रस्त हुआ तो बिलारी में घंटों बिजली गुल हो गई, क्योंकि केबल नया था और पीवीएनएल एमडी ईशा दोहल ने जांच कराई। पता चला कि एलटी केबल कमजोर थी और मानक अधूरा था, लेकिन बावजूद इसके अफसरों ने भ्रष्टाचार कर ओके की रिपोर्ट लगा दी। पीवीएनएल एमडी ने गाजियाबाद और मुरादाबाद के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसा एक युवक लड़की पर लगातार थप्पड़ बरसाते नजर आ रहा है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। बता दें कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युवक ने लड़की पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आरोपी ने पहले छात्रा के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा। चोट लगने से लड़की पास में बने एक प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। इस बीच युवक दोबारा आया और फिर से हमला कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगल में गुरुवार को आग लगने से 4 वन कर्मियों की मौत हो गई थी और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। शुक्रवार को सरकार और वन विभाग ने भारतीय वायुसेना के MI-17 के हेलीकॉप्टर की मदद से भीमताल झील से पानी उठाकर अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगल में डालने का काम शुरू कर दिया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ओर से शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक जंगल में लगी आग में पानी डालकर बुझाने का रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। भीमताल झील हेलीकॉप्टर द्वारा पानी उठाए जाने से पुलिस ने झील में नौकायन का संचालन रोक दिया है। इससे स्थानीय नौकायन संचालकों ने कारोबार के प्रभावित होने पर नाराजगी जाहिर की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए 6 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। अब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 37 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अब तक केदारनाथ में 27 और बद्रीनाथ में 37 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है।
वहीं यमुनोत्री में अब तक 20, गंगोत्री में 6 और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए 5 यात्रियों की मौत हो गई है। इन सभी धामों में अब तक 95 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम धामी सड़क और रेल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। चारधाम परियोजना पर अभी और काम होने हैं। परियोजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री वाला हिस्सा भी बनाया जाना है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग पर भी काम होना है। सीएम उत्तराखंड की उन योजनाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से पैरवी करेंगे जिन्हें केंद्र सरकार की नवरत्न योजनाओं में शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि वो जल्द ही पीएम से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए अनुरोध करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आगामी शादी सीजन और लगातार बढ़ रहे सोना चांदी के दाम को देखते हुए ग्राहक अभी से खरीदारी करने को सही समय मान रहे हैं। इसके लिए लोग ज्वेलरी की दुकानों में एडवांस बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अप्रैल से अब तक 22 कैरेट सोना 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है, जबकि चांदी में 13,000 प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को जुलाई के बाद विवाह और मांगलिक कार्य के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, वो इसी समय को सही मानकर एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सराफा मंडल देहरादून के मुताबिक अप्रैल में जहां 22 कैरेट सोना 64,760 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, वो मई में 66,870 के बाद बीते गुरुवार तक बढ़कर 67,510 रुपए पहुंच गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सूरज के तेवर नरम होने की बजाय गर्म होते जा रहे हैं। गुरुवार को पचवादून में भीषण गर्मी से लोग बेहाल रहे। सुबह से ही चढ़ना शुरू हुआ पारा। तापमान दोपहर तक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन व्यापक स्तर पर प्रभावित हो गया। लोग कामकाज छोड़कर अपने घरों में ही रहने को मजबूर रहे। उधर गर्म हवाओं ने बाहर निकलने वाले लोगों को बेहाल कर दिया। बारिश नहीं होने की वजह से इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह सूरज निकलने के साथ ही गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। दोपहर में चल रही गर्म हवा ने लोगों को बेहाल कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया में आज नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरह गोलियां चल रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, ये साफ दिखाता है कि कानून जो है पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जो है पूरी तरह से घिरी हुई है। छपरा में तो लगातार ऐसी घटना हो रही हैं कि यादव समाज के लोगों को ही वहां गोलियां मारी जा रही हैं। पूरे बिहार में देखिए, हर घटनाक्रम को हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। बिहार में पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। खालिद अनवर ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने अपनी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट अखबार में लीक कराई। बीजेपी को खबरें लीक कराने का शौक है तो कराते रहें, बीजेपी समीक्षा करे लेकिन खबर लीक नहीं कराए। किसने साजिश की है, ये सामने आना चाहिए। बीजेपी से कहना है कि आइए और हम लोगों के साथ बैठक करिए, उन काले भेड़ों का पता चल जाएगा कि किसने एनडीए को हराने का काम किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नवादा साइबर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फ्लिपकार्ट के नाम पर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 33 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 50 एटीएम कार्ड, 40 पासबुक, 25 चेकबुक, 80 सिम कार्ड और 95,000 रुपए कैश समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के नाम पर साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते थे। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्यवाही की। पुलिस की इस कार्यवाही से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पुलिस कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 29 जून को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सीएम और जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। इसके लिए सीएम नीतीश दिल्ली जाएंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा होगी। इस बार जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और
12 सीटें जीती हैं। इसके अलावा 2 साल बाद जेडीयू की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दरभंगा जिले में अधेड़ उम्र की एक महिला कुवैत में बुधवार को आग की घटना में 49 लोगों की मौत की खबर सुनने के बाद वहां रह रहे अपने बेटे को बार बार कॉल कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता में है। जिले के नैना घाट इलाके के निवासी मदीना खातून ने बताया कि उनका बेटा कालू खान पिछले कई सालों से कुवैत में रह रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। उनके मुताबिक कालू खान उसी इमारत में रह रहा था जिसमें आग लगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है खुर्जा से, जहां लड़की का मोबाइल नंबर मांगने और छेड़छाड़ करने के विरोध में युवक की चप्पलों से जमकर हो गई पिटाई। युवक की चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिटाई करती महिला ने युवक के मुंह पर चप्पलों और गाल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला द्वारा बोला जा रहा है कि पहले भी युवक की पिटाई हो चुकी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। चल रहे हैं। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले शहद बिक्री की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शहद की बिक्री नहीं होने और कंपनियों द्वारा नहीं खरीदने का आरोप लगाया गया। शहद खराब होने से शहद फार्मर्स परेशान हैं। सरकार द्वारा खरीदने की मांग की गई। प्रदेश के हर जिले में शहद के क्रय केंद्र खोले जाने की मांग की गई। मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता रहे मौजूद भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी रहे साथ। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा दिग्पाल सिंह। किस समस्या को लेकर आप हम 20 साल से अपना शहद का बिजनेस करते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री वाले ने हमें ना तो जीने दे रही है ना मरने दे रही है। एक साल देते हैं 60-70 का रेट, 72 का रेट, 62 का रेट, और एक साल देते हैं 150 का रेट। 2 साल 60-62 रखते हैं और एक साल 150-160 रखते हैं। और आज अब के भी इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 140 रुपए का मस्टर्ड का रेट निकाला। इन्होंने 150 तक खरीदा और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन खरीदने के बाद में परचेजिंग बंद कर दी। हमें 4 महीना हो गए, हमारा शहद उबल के, ये गर्मी में उबलता है, निकल निकल के घर से बाहर हो रहा है, लेकिन कोई किसी रेट में उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा ऑक्सीजन चल रहा है। हमें मधुमक्खी को बीज बचाने के लिए, पालने के लिए हमें चीनी खिलानी पड़ती है। हम चीनी भी नहीं खिला पा रहे हैं, हमारी मक्खी मर रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम परेशान हैं खर्चे से। क्या करें, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहते हैं, इसलिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी और हमारे जो डीएम साहब हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। मेरा नाम सईद अहमद है और मैं कस्बा बुगरासी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से ही। सर, हमारा शहद का जो सिस्टम है उसके बारे में हम आए थे। हमारा जो शहद है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है और कंपनियां हमारे शहद को 20% शहद और 80% मिक्सिंग करके सिरप उसको बेच रही हैं और हमारा शहद ओरिजिनल हमसे नहीं खरीद रही। बी कीपर परेशान है इस टाइम और बी कीपर इस कगार पे आ चुका है कि बर्बादी की कगार पे है। ये कारोबार बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। सर, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब, सीएम साहब से और हम अपने प्रधानमंत्री जी से, कि इसमें संज्ञान लें और जो भी कार्रवाई इसमें उचित हो सके, बी कीपर को, किसान को बचाने के लिए उसको किया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने महिला को रोक की मार पिटाई और 3100 रुपए कानों के कुंडल भी छीन लिए। पीड़ित महिला पहासू अपने बच्चे को दवा दिलाने आई रही थी। रास्ते में ही बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने थाने में दी तहरीर। पहासू थाना क्षेत्र की सिंह नगलिया का मामला। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ में?
लूटपाट करके मेरे कुंडल ले गए। कौन ले गया है? वही 2-3 गुंडे ऐसे थे, कौन था। तो क्या क्या लूटा है तुमसे? मेरे कुंडल छीने उन्होंने और मेरे पर्स में 3100 रुपये थे, वो छीने उन्होंने। अच्छा, आपने थाने में शिकायत किया है? थाने में 100 नंबर वाले बुलाए हमने, 100 नंबर वाले हैं, उन्होंने कही थाने में जाओ, थाने में रिपोर्ट करके आए उनकी। अच्छा, उन्होंने कही कि कल हमारी वो करेंगे। तो आपके साथ में लूटपाट हुई है? लूटपाट करी उन्होंने और उन्होंने थप्पड़ भी मारे मेरे घर पे। उन्होंने बोले जाओ तुम्हारे घर के जो धीमा रहे उन्हें बुला के लाओ, मैं देखूँगा। तो जो आपके साथ में लूट करी है वो आपके गाँव के लोग हैं? वो हमारे गाँव से थोड़ा सा आगे रहते। आपका कौन सा गाँव है? सिंगनगर। अगली खबर आ रही है हरिद्वार से। बता दें, भाकियू लोक शक्ति ने 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को किया प्रेषित। लाल कोठी मैदान में आयोजित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष यूपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह और पदाधिकारियों ने एडीएम को 26 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसके लिए तत्काल एमएसपी पर फसल की खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता संदेश वर्मा की रिपोर्ट। परेशानी होती है तो आजकल मोदी जी भी ये कह रही हैं कि महिला खुले में शौच न जाए, लेकिन उन्होंने कोई शौचालय की गाड़ियाँ खड़ी नहीं। हमारी टीम को जाकर के आज सुबह यहाँ रोड रोकना पड़ा। अफसोस की बात है कि हम किसान को रोड पर उतरना पड़ता है जब प्रशासन देखता है। तो कुछ देर के लिए यहाँ एम्बुलेंस भी आई, पानी के टैंकर भी आए, शौचालय तो शायद अभी नहीं आया है यहाँ, आ गया तो लेकिन कम आए हैं अभी। सबसे पहला तो ये है कि उत्तराखंड प्रशासन से कल से हम लोग आए हुए हैं और कल से 4 बजे पानी ख़त्म हो गया। जो सबसे बड़ी कमी यहाँ रही है, हमारे यहाँ करीब 30-40 हज़ार आदमी जो है, पूरा करीब 40,000-50,000 आदमी रहा कल से लगातार यहीं पे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना शौचालय की कोई व्यवस्था थी। अब एक चीज़ बताइए, एक शौचालय से मान लो कि घाट में जाके तब सब गंदा करेंगे तो कैसे अच्छा लगे क्या? ये कल 6 बजे से मैंने सभी अधिकारियों से, चाहे LIU से लेकर SDO, SDM, CDO और नगर निगम के लोगों सबको मैंने अवगत कराया। इसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित योगी सरकार द्वारा नारी को सशक्त बनाने के लिए अनेक व्यवस्था की गई है। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेजों पर तैनाती की गई। इतने पुख्ता इंतजामत होने के बावजूद भी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये व्यवस्था तब धड़ाम हो जाती है जब KGK कॉलेज की छात्रा गुरुवार को SSP के यहाँ आरोप लगाती है कि पुलिस के ना होने पर शोहदे ने पूर्व में छात्रों के साथ भी छेड़छाड़ी की थी। छात्रा ने मांग की है कि कॉलेज के बाहर पुलिस की तैनाती की जाए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। नाम आपका? मेरा नाम तुलसी अग्रवाल है। तुलसी जी, क्यों आई थी आज? क्या समस्या थी? कप्तान साहब से मिले हैं आप? एक तो हमारे भाई के साथ एक घटना हुई है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इस वजह से हम आए हैं। और दूसरा मैं ये भी आई थी कि इससे पहले भी एक बार हमारी ग्रुप की लड़कियों के साथ भी कभी भी किधर भी हाथ लगा देना, कभी उनसे छेड़छाड़ करना, लास्ट वाले एग्जाम में ये सब बातें होती रहती है। तो मैं इस चीज की भी मुझे शिकायत थी, तो मैं इस वजह से यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है कि बस फोटो ही खींचने के रह गए वो लोग, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। जब हमारा लास्ट एग्जाम था तब भी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई ना लेडीज पुलिस होती है ना कोई जेंट्स पुलिस होती है, जबकि इतनी संख्या में लोग आते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। और हम पहले हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े होते हैं, लेडीज पुलिस होती है, जिससे कि एक माहौल ठीक रहता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें और ऐसा नहीं है, इसी वजह से लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं। क्या कुछ लोग बाहर पुलिस के बाहर भी घूमते रहते हैं? कि कुछ लोग जो परेशान करते हैं लगातार कमेंट, इस तरह की हरकतें वहाँ पे लोगों के सामने आ रही है? तो ये पुलिस के। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में गंगा दशहरा एवं बकराईद के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बैठक पंचायत भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी शासन के निर्देशानुसार एवं शांतिपूर्ण रूप से आगामी त्योहारों को मनाने की अपील की गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट।
सभी लोग जितने भी विभाग संबंधित विभाग के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं और जितने भी पूरे जनपद के जो मौजूद लोग थे इस विभाग से सभी लोगों को बुलाया गया था और विस्तार में उनकी समस्याओं को सुना गया है जो उनकी समस्याएँ हैं और उन समस्या का निस्तारण करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सफाई की बिजली की व्यवस्था करने के लिए बता दिया गया है और एक मैंने नगर निगम से कहा है कि नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर 3-4 दिन का अभियान चलाया सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए, इससे पानी की व्यवस्था भी जागरूक से रहे, इस तरह से सभी। एक बात बताई गई थी कि बिजली विभाग से बात करूँ कि 17, 18, 19 तक जब तक पानी है पानी की व्यवस्था। अगली खबर आ रही है आगरा से, जहां बीच सड़क पुलिस के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। 2 युवक पुलिस से भिड़ गए और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कमला नगर निवासी प्रदीप गर्ग बुधवार शाम को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ बलकेश्वर में गोलगप्पे खाने गए थे। वो एक स्टॉल पर पत्नी और बच्चों के साथ गोलगप्पे खाने लगे। वहां पर 2 युवक पहले से गोलगप्पे खा रहे थे। युवकों ने गोलगप्पे खाने के बाद दोनों महिलाओं के ऊपर फेंक दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। थाना कमला नगर पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई है। सूचना मिलते ही थाना कमला नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आ रही है शामली से, जहां बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद है और चोरों ने थाने के सामने ही स्थित व्यापारी की दुकान में छत के रास्ते में घुसकर गल्ले में रखी नकदी एवं चांदी के सिक्कों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह होने पर प्रतिष्ठान पर पहुंचे व्यापारी को घटना की जानकारी मिली। व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। थाने के सामने ही दुकान में चोरी होने की घटना से लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बना हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? अश्विनी। सही, क्या घटना हुई आपके रात? मेरी दुकान थाने के सामने है नीलकंठ ट्रेडर्स के नाम से। मैं सुबह 7 बजे के समथिंग दुकान खोलने आया, सोचा ठीक था। मैंने दुकान खोली तो देखा कि गल्ले इधर उधर निकले पड़े हैं। फिर मैंने इधर उधर देखा कहाँ से भाई क्या हुआ। फिर ऊपर जाके देखा तो ऊपर से चोर किवाड़ फोड़ के तब वो नीचे आए उतर के। कैमरे में आ रहे हैं दोनों चोर, दो लोग हैं, दोनों आ रहे हैं कैमरे में। और गले में जितना भी नकदी रखी थी, कागज के गिलट के, सब गिलट का कुछ रह गया, बाकी ले गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शामली कोतवाली और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और चाकू बरामद किए गए हैं। सीओ सिटी श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शामली कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान मोबाइल लूट की घटना करने वाले 4 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से सिटी ग्रीन मैरिज होम से चोरी किया गया 1 मोबाइल फोन, 1 अन्य लूटा हुआ मोबाइल फोन, 315 बोर का अवैध तमंचा व चाकू बरामद किया गया है। मोबाइल लुटेरों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मोबाइल लूट के मामले में खुलासा किया, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कौन कौन है? देखिए, इसमें जो है करीब जो है 1.5 महीना पहले जो है ग्रीन सिटी मंडप से एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था और 8/6/24 को माजरा रोड पर से पेट्रोल पंप पास से एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल से मोबाइल छीनी गई थी। दोनों के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए थे। इसमें जो है आज रात में तलाशी और सघन चेकिंग के दौरान पकड़े गए सारिक सोनू और ग्रुप कादिर जो पंसारियान मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही जो है मोबाइल की ये जो चोरी हुई थी और मोबाइल लूट की मोबाइल बरामद हुई। इनके पास से बताया कि इन्होंने चोरी और लूट किया था। नाजायज़ लोगों के साथ पकड़े गए तो इन्होंने दुकान पर भेजा था। गुलफाम और परवेज, ये भी इन्हीं दोनों के मोहल्ले के रहने वाले थे। इनके पास से जो है मोबाइल भी बरामद हो गई है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। दुकानदार बेचने वालों को भी खरीदना। क्या बरामद हुआ सर? इसमें दोनों, एक लूट की मोबाइल और एक चोरी की मोबाइल, दोनों बरामद हुई है। मतलब ये अभियुक्त हैं सारिक और अब्दुल कादिर, इनके पास से नाजायज़ असलहे की बरामद।
अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और तमंचे। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कल शाम दो पक्षों में आपस में हो गया था झगड़ा। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति तमंचे की बट से महिला में लगा रहा है मार और जमकर चल रहे हैं लाठी डंडे। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम डोमला हसनगढ़ का है बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव हारने वाली नवनीत राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा, मैं हार कर भी उस वक्त जीत गई जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि एक बात की हमेशा चिंता रहेगी कि 2019 में अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय दिल्ली भेजा, मगर इस बार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हरा दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें एनसीपी 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गईं। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गईं, इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। भुजबल ने आगे कहा, अब कोई ये कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी दूसरे राज्यों में भी हारी, जैसे उत्तर प्रदेश। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेंगी, इसलिए अजीत पवार गुट को दोष देना सही नहीं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का आज जन्मदिन है। बता दें, एमएनएस प्रमुख का जन्म 14 जून 1968 को मुंबई में हुआ था। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इनका बड़ा नाम भी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। फडणवीस की शुभकामनाएं ऐसे समय में आई हैं जब ये कहा जा रहा है कि मनसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अपने भूमि पुत्रों के एजेंडे पर गर्व करने वाली शिवसेना यूबीटी ने अल्पसंख्यकों, गैर मराठियों और गैर हिंदी भाषियों की बदौलत मुंबई की 3 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ये भी दावा किया कि शिवसेना यूबीटी की जीत मराठी भाषियों और मुंबई वालों और कई पीढ़ियों से शहर में रहने वाले उत्तर भारतीयों के वोटों से नहीं हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में 2 दिन बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार सुबह महानगर के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान बताया है। बता दें कि मुंबई में मॉनसून इस बार निर्धारित समय से 2 दिन पहले 9 जून को दस्तक दे चुका है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि बारिश की शुरुआत गरज चमक के साथ हुई, लेकिन शहर में कहीं भी जलभराव की कोई खबर नहीं है। रेलवे और वेस्ट बस उपक्रम की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं कुछ देरी को छोड़कर सामान्य रहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली तो वैसे देश की राजधानी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा प्रदूषण के लिए भी जानी जाती है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू करने वाली है। इसकी शुरुआत 15 जून से होगी, जिसका नाम ग्रीष्मकालीन कार्य योजना रखा गया। बता दें, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 15 जून से लागू होगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 15 जून से लागू होगी। ग्रीष्मकालीन कार्य योजना का फोकस सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण पर होगा। 15 जून से 15 सितंबर तक सरकार ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के 12 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने का काम करेगी।
और अगली खबर आ रही है चांदनी चौक से, जहां चांदनी चौक के नई सड़क इलाके के कटरा मारवाड़ी में बृहस्पतिवार शाम आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। भीड़ से भरे बाजार को किसी तरह खाली करवाया गया। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग ने आसपास की 2 इमारतों को अपनी चपेटे में ले लिया। इनमें दुकानें और गोदामें थे। किसी तरह दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच मामले की सूचना पुलिस के अलावा दमकल विभाग को दी गई। शुरुआत में 14 गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन हालात बिगड़ते देखकर गाड़ियों की संख्या 50 कर दी गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर दिल्ली सरकार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 100 से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोगों के एसटी, एससी और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना चुके हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता नीति के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। 10 से अधिक कंपनियों को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और अंकल डिलीवरी आदि कंपनियां शामिल है। विभाग के पोर्टल पर कंपनियों ने अपने वाहन का पंजीकरण करवा रही है। 90 दिनों के भीतर नई नीति के तहत सभी को सेवाएं देनी है। और आखिरी खबर आ रही है नोएडा से, जहां नोएडा सेक्टर 20 पुलिस ने प्रतिबंध ई सिगरेट की बिक्री करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 1 करोड़ रुपए की 250 ई सिगरेट बरामद की गई है। पुलिस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ बिक्री करने वाले सरगना की तलाश कर रही है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। पंजाब की सीट से चुने गए हैं सांसद। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस्तीफा दे दिया है। वह पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर सीट से उनका मुकाबला भाजपा के दिनेश बब्बू, आप के अमन शेर सिंह शेयद के डॉक्टर दलचीम चीमा को हराया था। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 7 सीटों पर विजय का परचम लहराया था। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। किसी भी पार्टी ने अभी तक तय नहीं किए हैं उम्मीदवार। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे की वजह से खाली है। अब यहां 10 जुलाई को चुनाव होंगे। आज से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जालंधर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि कैथल में सिख व्यक्ति पर हुए हमले के मामले में अल्पसंख्यक आयोग का एक्शन। डीजीपी से मांगी गई है रिपोर्ट। कैथल में सिख व्यक्ति पर हुए हमले के मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इस घटना की निंदा करते हुए हरियाणा पुलिस को मामले में त्वरित एक्शन लेने की हिदायत दी है। लालपुरा ने बताया कि उन्होंने हरियाणा के डीजीपी से इस घटना को लेकर बात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। अगली खबर जुड़ी है फारूक अब्दुल्ला से। जी हां, पाकिस्तान के पीआरओ की तरह बोलना बंद करें फारूक अब्दुल्ला। नेका अध्यक्ष के बयान पर भड़के तरुण चुग। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्टी प्रभारी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ बातचीत का सुझाव दिया है जब पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के संगठित समूह को भेज रहा है। चुग ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के आम आदमी के विकास और तरक्की की कोई चिंता नहीं है। चुग ने कहा कि अब्दुल्ला को पाकिस्तान में अपने आकाओं से सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए कहना चाहिए और फिर मोदी सरकार को कोई सुझाव देना चाहिए। चुग ने कहा कि मोदी सरकार पहले की तरह ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आगे की खबर की ओर करते हुए आपको बता दें कि सऊदी जेल में बंद पंजाब का युवक सजा पूरी होने के बाद भी नहीं किया गया रिहा। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की लगाई गुहार। पंजाब के गुरदासपुर का युवक सऊदी जेल में बंद है। नौजवान पर ट्रक से
सामान चोरी करने का आरोप लगा था और उसे 5 साल की सजा हुई थी। वहीं सऊदी अरब सरकार ने नौजवान को अभी तक रिहा नहीं किया है। अब पीड़ित नौजवान के परिवार ने सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा से इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां अलग हाई कोर्ट, नई राजधानी के लिए अडिग हरियाणा। मुद्दा बनाने के लिए सभी एमपी को सौंपा जाएगा मांग पत्र। लोकसभा चुनाव हो गए हैं, अब प्रदेश में अलग राजधानी और हाई कोर्ट का मुद्दा उबाल पर है। इसी क्रम में इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बाबत नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय को मुद्दा बनाने के लिए प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। 21 जून को बैठक में जन अभियान को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पुलिस को भी नहीं छोड़े ठग। 2 आईपीएस अधिकारियों का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर मांगे रुपए। नौकरी का दिया झांसा, ऐसे लोगों को फंसाते हैं ठग। हरियाणा में लोगों को ठगने के लिए ठगों ने नया पैंतरा चला है। ठगों ने अब बड़े नामों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बड़े नामों का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से रुपए की मांग करते हैं। ठगों ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों का फर्जी सोशल अकाउंट बनाकर लोगों से रुपए की मांग की है। दोनों आईपीएस अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दी है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि अब रामलला के आसानी से हो सकेंगे दर्शन। हिसार से अयोध्या समेत कई शहरों के लिए मिलेंगी फ्लाइट। जी हां, हरियाणा के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश सरकार चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों के लिए हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ानों को लेकर अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ वीरवार को समझौता हुआ है। अब हरियाणा के लोग हिसार एयरपोर्ट से अन्य प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट ले सकेंगे। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए चलें तो आपको बता दें कि नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। आगे 5 दिनों तक चलेगी लू। 5 में ऑरेंज और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आज रात बदलेगा मौसम। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रचंड गर्मी अब लोगों की जान पर आफत बन गई है। अगले 5 दिनों तक लू चलने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 14 जून को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। धूल भरी हवाएं चलने की संभावना भी बताई जा रही है। आने वाले दिनों में 15 से 19 जून तक गर्म हवाएं चलने के साथ मौसम खुश्क रहने की संभावना है। वहीं रात के तापमान में भी कमी नहीं आई है। न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री को पार कर गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की है तैयारी। कांग्रेस ने हरियाणा में सेट किया गोल, 70 पार कर दिया नारा। जी हां, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में नया गोल सेट किया है। इस बार 70 पार का नारा रखा है। कांग्रेस ने राज्य में 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार कांग्रेस के मतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। कौन वीरेंद्र सहवाग? शाकिब हसन ने बांग्लादेश को मैच जिताने के बाद ऐसा कहा। शाकिब अल हसन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फॉर्म में वापसी करते हुए शानदार अर्धशतक जमाया। शाकिब ने बांग्लादेश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। बांग्लादेश को जीत दिलाने के बाद शाकिब ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को करारा जवाब दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने शाकिब की टीम में जगह पर सवाल खड़े किए थे। सहवाग ने कहा था कि शाकिब को काफी पहले ही T20 प्रारूप से संन्यास ले लेना चाहिए था। वीरों ने यह भी कहा कि शाकिब के प्रारूप में आंकड़े बाद में शर्मनाक कहलाएंगे। करारा जवाब देते हुए शाकिब अल हसन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सहवाग पर तगड़ा पलटवार किया। जब शाकिब से पूछा गया कि सहवाग के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तब उन्होंने कहा, कौन है सहवाग?
शाकिब के इस बयान का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि रोहन बोपन्ना के पेरिस ओलंपिक में खेलने पर लग गई मोहर। डबल स्पर्धा में इस खिलाड़ी के साथ बनाएंगे जोड़ी। पेरिस ओलंपिक का आयोजन इसी साल होना है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने पुष्टि कर दी है कि रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। 44 साल के रोहन बोपन्ना ओलंपिक में एन श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाएंगे। बोपन्ना ने ओलंपिक के लिए बालाजी को अपने साथी के रूप में चुना है। वैसे यूकी बाम्बरी भी दावेदार थे, लेकिन इस क्षमता के कारण उन पर बालाजी को तरजीह मिली है। अगली खबर जुड़ी है खेल मंत्रालय से। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आईओए अध्यक्ष से की मुलाकात, ओलंपिक की तैयारियों का लिया जायजा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लिया। मांडविया ने ओलंपिक भवन में उषा सहित आईओए के शीर्ष पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मीटिंग में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान ने हिस्सा लिया। अगली खबर जुड़ी है बिहार वुमेन कबड्डी लीग से। सिवान टाइटंस शीर्ष पर हुए काबिज, पटना पेलिकन्स ने रोमांचक मैच में झेली शिकस्त। बिहार वुमेन कबड्डी लीग में सिवान टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन किया और 31 अंक के साथ वो पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। सीतामढ़ी सेंटिनल की सुरुचि कुमारी 9 रेड पॉइंट्स के साथ बेस्ट रेडर बनी और सिवान टाइटंस की कोमल कुमारी को 5 टैकल पॉइंट्स के कारण बेस्ट डिफेंडर घोषित किया गया। शानदार गजब जबरदस्त के शोर से गूंजा पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां नकली किंग है बाबर। अहमद शहजाद ने पाकिस्तानी कप्तान पर साधा निशाना, बोले मेरे आंकड़े उनसे बेहतर हैं। पाकिस्तान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की है। दरअसल बाबर की तुलना विराट कोहली से की जाती है और कुछ फैंस ने उन्हें किंग बाबर का टैग भी दिया था। शहजाद ने इसी का मजाक उड़ाया। शहजाद ने कहा कि बाबर के आंकड़े उनसे भी बदतर हैं। इतना ही नहीं, शहजाद ने बाबर पर अपने दोस्तों के अंतरराष्ट्रीय करियर की रक्षा के लिए टैलेंट से भरे युवा खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने देने का भी आरोप लगाया है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छतरपुर का सहकारी बैंक इन दिनों जिले से लेकर भोपाल तक चर्चा में है। सहकारी बैंक में हुए नियुक्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट आने के बाद से तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच बैंक पर कब्जा करने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है। इस सब के बीच बीती रात करीब 12 बजे अचानक बैंक का ताला खोला गया और यहां से कुछ दस्तावेज निकाले गए। इस घटना ने कई अफवाहों को जन्म दे दिया है, जिसकी सुबह बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी RS भदौरिया को सफाई देनी पड़ी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मंत्री विधायकों के बंगले बनाए जाने को लेकर राजधानी भोपाल में 29,000 हरे भरे पेड़ों को काटने या शिफ्ट करना सरकार की प्लानिंग है। इसे लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भोपाल वासियों की तरह चिपको आंदोलन चलाया जा रहा है। गुरुवार 13 जून को महिलाएं पेड़ों से चिपककर रो पड़ी, तो वहीं आज शुक्रवार शाम 6 बजे नूतन कॉलेज के सामने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। इस आंदोलन में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी शामिल हैं। इसे लेकर सीनियर सिटीजन फोरम, नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट और अन्य पर्यावरणविदों ने सामूहिक बैठक की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी कर क्रिकेट के सट्टेबाजों का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कई करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने सट्टेबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि उज्जैन पुलिस द्वारा सट्टेबाजों के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है, जिसमें 15 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस के क्रिकेट के सट्टे के इस्तेमाल में मोबाइल फोन समेत अन्य आधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। नकदी की संख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से उनकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नकदी जब्त किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए का क्रिकेट का सट्टा पकड़ाया गया है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से हो रही राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। राजस्व प्राप्तियों के लिए अन्य राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने के साथ साथ राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से विषय विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2024 से 25 की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर के राला मंडल क्षेत्र स्थित फार्म हाउस में रेव पार्टी की इवेंट मैनेजर कशिश वाधवानी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। 6 दिन से सरगर्मी से ढूंढ रही तेजाजी नगर पुलिस ने कशिश को बाड़गंगा क्षेत्र से पकड़ा है। आयोजक सोनू गुप्ता और हितेश सिंघानी की तलाश है। डीसीपी जोन 1 विनोद कुमार मीना के मुताबिक रिवेरा फार्म पर शनिवार रात आजाद नगर एसीपी आशीष पटेल की टीम ने छापा मारा था। आरोपित सोनू गुप्ता, रितेश यादव, हितेश सिंघानी द्वारा पार्टी का आयोजन किया गया। मौके पर गांजा, गोगो पेपर, शराब मिली थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।